हैदराबाद के निजामों की बेपनाह दौलत से लेकर राजस्थान के रजवाड़ों की आन बान और शान तक, लखनऊ के नवाबों की नजाकत से लेकर दिल्ली के सुल्तानों के रसूख तक, भारत की आबो हवा में हमेशा से ही राजशाही का इत्र महकता रहा है। आज भी जब हम भारतीय रेलवे की पटरियों पर महाराजाज एक्सप्रेस और डेक्कन ओडिसी जैसी आलीशान रेलगाड़ियों को गुजरते देखते हैं तो हमारी आंखें उनकी चमक दमक से चौंधिया जाती हैं। इन गाड़ियों में यात्री केवल यात्रा नहीं करते बल्कि उस विलासिता को भी जीते हैं जो केवल 7 सितारा होटल या फिर राजमहलों में ही संभव है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस भव्यता की पहली ईंट किस गाड़ी ने रखी थी? वो कौन सी गाड़ी थी जिसने दुनिया को भारत की इस राजसी सफर का दीवाना बनाया? और आज वो कहाँ है? क्या वो अब भी उसी शान में है या फिर वक्त की धूल ने उसे कहीं और ही पहुंचा दिया है? चलिए जानते हैं आज की इस चर्चा में। इस इतिहास का आरंभ होता है 20वीं सदी की शुरुआत में। ये वो समय था जब न सड़कों पर गाड़ियां थी और न ही आकाश में हवाई जहाज। लंबी दूरी की यात्रा करने का एकमात्र साधन केवल रेलगाड़ियां ही थी। लेकिन ये केवल एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का जरिया नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत की ताकत और भारत के सामाजिक बंटवारे का जीता जागता गवाह भी थी। पटरियों पर श्रेणी का बंटवारा इतना कड़ा था कि इंसान की हैसियत उसके डिब्बे से तय होती थी। उन दिनों यात्रियों के लिए 4 श्रेणियां हुआ करती थी। इनमें से चौथी श्रेणी अर्थात 4th क्लास के डिब्बे सबसे नीची श्रेणी के डिब्बे माने जाते थे, जिनमें सुविधा तो दूर की बात, बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं होती थी और यात्रियों को नीचे बैठकर ही यात्रा करनी पड़ती थी। इनसे अगर आगे बढ़े तो तृतीय श्रेणी अर्थात 3rd क्लास के डिब्बे इनसे कुछ बेहतर थे, क्योंकि यहाँ बैठने के लिए लंबी लकड़ी के पट्टे दिए गए थे, जो कि आरामदायक तो नहीं थे लेकिन बैठने का एक सहारा जरूर थे। अगर बात करें सुविधाओं की तो इन डिब्बों का हाल भी पिछले डिब्बों जैसा ही था। इन डिब्बों में यात्री भेड़ बकरियों की तरफ भरे जाते थे और इन डिब्बों की सफाई तक करवाना अंग्रेजों को महंगा लगता था और इनमें यात्रा करने वाले हुआ करते थे आम भारतीय नागरिक। अब बढ़ते हैं द्वितीय श्रेणी यानी कि 2nd क्लास की ओर। तो इन डिब्बों की हालत पिछले डिब्बों से कई बेहतर थी। इनमें काफी बड़ी जगह, फोल्डेबल बर्थ, लाइट पंखे, प्लेटफॉर्म पर ही खुलने वाले दोनों तरफ के दरवाजे और अटैच टॉयलेट की सुविधा थी। इन डिब्बों का किराया आम नागरिकों की पहुंच से बाहर था और इनमें व्यापारी, मुनीम और धनवान व्यक्ति ही सफर करते थे। अब तक के डिब्बों में बंटवारा केवल धन के आधार पर हुआ करता था, लेकिन आने वाले डिब्बों में यात्रा करना नस्ल भेद पर आधारित था। प्रथम श्रेणी अर्थात 1st क्लास के डिब्बों में यात्रा करना उन दिनों मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। अगर बात करें सुविधाओं की तो इन डिब्बों में एक बड़ी जगह के साथ बर्थ, पलंग, निजी शौचालय और स्नानघर, लाइट पंखे, फर्नीचर और नौकरों के लिए अलग बर्थ या कंपार्टमेंट भी हुआ करता था। ये सारी सुविधाएं एक कैबिन में दी जाती थी और एक 1st क्लास के डिब्बे में ऐसे 6 कैबिन हुआ करते थे। ये डिब्बे केवल अंग्रेजों के लिए आरक्षित थे और इनमें भारतीयों को यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन क्या कोई ऐसे डिब्बे भी मौजूद थे जो इन प्रथम श्रेणी के डिब्बों से भी ऊपर हो? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल ऐसे डिब्बे मौजूद थे जिनमें मिलने वाली विलासिता यात्री को किसी और ही दुनिया में ले जाती थी। इन डिब्बों को सैलून कहा जाता था, जिनमें यात्रा करते थे महाराजा, वायसराय और उस दौर के VVIPs। बात करें अगर इन डिब्बों में मिलने वाली सुविधाओं की तो इसमें बैठक कक्ष, बाथटब और वेस्टर्न टॉयलेट वाला स्नानघर, शयन कक्ष, कूप, रसोई घर और नौकरों के रहने की जगह बनाई गई थी, जो कि पटरियों पर चलते फिरते महल का अनुभव देता था। जिस प्रकार आज के VVIP अपना खुद का चार्टर्ड प्लेन लेकर चलते हैं, ठीक उसी प्रकार उस दौर के बड़े बड़े राजा महाराजा अपना खुद का रेल डिब्बा लेकर चलते थे, जिन्हें किसी भी मेल या फिर एक्सप्रेस गाड़ी में जोड़कर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया जाता था। कई राजा इन सैलून डिब्बों को अपनी सुविधा अनुसार बनवाते थे। उदाहरण के तौर पर मैसूरू के राजघराने की शाही रेलगाड़ी, जिनके डिब्बों को कुछ इस प्रकार बनाया गया था कि ये ब्रॉड गेज और मीटर गेज दोनों ही बोगी पर फिट हो जाते थे और दोनों ही गेज पर आसानी से चल सकते थे। राजाओं के ये शाही ठाट केवल सैलून तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि कुछ राजा और सत्ताधारी लोग अपनी खुद की शाही रेलगाड़ी भी लेकर चलते थे, जिसमें एड़ी से चोटी तक की सुविधा का ध्यान रखा जाता था। जब भी कोई अंग्रेज राजा ब्रिटेन से भारत भ्रमण पर आता था तो उसे भारत घुमाने के लिए विशेष प्रकार की गाड़ी बनवाई जाती थी। ऐसी ही एक गाड़ी तैयार की गई थी साल 1905 में, जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत भ्रमण पर आया था। उसे घुमाने वाली इस गाड़ी को ईस्ट इंडियन रेलवे की लिलुआ वर्कशॉप में बनाया गया था। 9 डिब्बों की इस गाड़ी में 2 शाही डिब्बे, 3 कर्मचारियों के डिब्बे, 1 भोजनयान, 1 रसोई यान और 2 ब्रेक यान हुआ करती थी। शाही गाड़ियों और डिब्बों में ऊंच नीच का ये खेल तब तक चलता रहा जब तक कि देश को आजादी नहीं मिल गई और साल 1947 में देश की स्वतंत्रता के बाद पूरी कहानी ही बदल गई। अंग्रेज देश छोड़कर जा चुके थे और राजाओं की सत्ता भी।
जो रेलवे कभी निजी कंपनियों और राजघरानों की संपत्ति हुआ करती थी, वो अब जनता की धरोहर बन चुकी थी। राष्ट्रीयकरण की इस लहर के बाद इन सलून डिब्बों की अब कोई जरूरत नहीं बची थी। ऐसे में कुछ सलून डिब्बों को इंस्पेक्शन कार में बदल दिया गया, तो कुछ डिब्बों को टूरिस्ट कार में बदल दिया गया। कुछ डिब्बे राजाओं के संग्रहालय की शोभा बन चुके थे, तो कुछ डिब्बों को रेल यार्ड में बंद कर दिया गया, जहां इनका काम पड़े पड़े धूल खाना ही था। और इसी के साथ रेलवे के शाही ठाट बाट वाले दौर का भी अंत हो गया। धीरे धीरे भारतीय रेलवे प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगी और इन शाही गाड़ियों और डिब्बों की कहानियां लोगों की स्मृति से भी धीरे धीरे ओझल हो गई। लेकिन अब भी कुछ शाही डिब्बे थे जो कि पटरियों पर पूरी शान और शौकत से दौड़ रहे थे, और ये थे जोधपुर के राजा के निजी डिब्बे, जो राजा और राज परिवार के साथ साथ उनके निजी महल यानी कि उम्मेद भवन में ठहरे मेहमानों को जैसलमेर भ्रमण पर ले जाते थे, जिन्हें खींचता था जोधपुर रेलवे का शानदार HP क्लास का लोकोमोटिव। ये छोटी सी यात्रा आगे चलकर एक ऐसे विचार को जन्म देने वाली थी जो पर्यटन के क्षेत्र में भारत की छवि हमेशा के लिए बदलने वाला था। 70 के दशक का अंत आते आते RTDC यानी कि राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवेज के साथ हाथ मिला लिया और एक ऐसी गाड़ी चलाने की योजना बनाई जो कि पर्यटकों को राजस्थान के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन करवा सके और साथ ही साथ पर्यटकों को वो अनुभव भी दे सके जो किसी जमाने में राजा महाराजा रेल यात्रा के दौरान किया करते थे, जिसके चलते राजाओं के उन्हीं पुराने डिब्बों को उपयोग में लेने का निर्णय लिया गया। और यहीं से उन पुराने सलून डिब्बों की किस्मत भी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अब चूंकि राजस्थान का अधिकांश भाग उन दिनों मीटर गेज पर था, तो मीटर गेज के पुराने सलून डिब्बों को जगह जगह से इकट्ठा करके इन्हें अजमेर वर्कशॉप भेज दिया गया, जहां इन डिब्बों का जीर्णोद्धार किया गया और इन्हें नया जीवन दान मिल गया। जीर्णोद्धार के बाद इन डिब्बों ने मानो पुराने दौर को फिर से जीवंत कर दिया। और अगर ये कहा जाए कि ये उस दौर की भारतीय रेलवे के सबसे आकर्षक डिब्बे थे, तो ये गलत नहीं होगा। इन शाही डिब्बों को एक साथ जोड़कर एक भव्य रेलगाड़ी बनाई गई, जिसका नाम रखा गया पैलेस ऑन व्हील्स, जिसका सीधा मतलब था पहियों पर महल का अनुभव। इस गाड़ी में कुल 20 डिब्बे लगाए गए थे, जिनमें से 15 राजाओं के पुराने डिब्बे और 5 ICF के स्टैंडर्ड डिब्बे थे। बात करें अगर पुराने डिब्बों की, तो इनमें से 4 डिब्बे बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवेज के थे, 3 डिब्बे भावनगर स्टेट रेलवेज के थे, मेवाड़ स्टेट रेलवेज, बीकानेर स्टेट रेलवेज और जयपुर स्टेट रेलवेज से 2-2 डिब्बे लिए गए थे, और 1 डिब्बा निजाम गारंटीड स्टेट रेलवे और जोधपुर स्टेट रेलवे से भी लिया गया था, जिनमें से सबसे पुराना डिब्बा भावनगर स्टेट रेलवेज का CT96 कोच था, जिसे बनाया गया था साल 1898 में। इसी के साथ इन डिब्बों का नाम भी उन्हीं रियासतों के नाम पर रखा गया था जहां से इनका नाता था, जैसे जोधपुर सलून, हैदराबाद सलून इत्यादि। केवल इतना ही नहीं, हर एक डिब्बे के ऊपर इनकी रियासतों के राज चिन्ह भी लगे होते थे। इस पूरी गाड़ी पर जयपुर रियासत की गहरी छाप थी, क्योंकि इसकी लिवरी 1930 की जयपुर रॉयल ट्रेन से प्रेरित थी, और इस गाड़ी के कर्मचारियों की वर्दी भी जयपुर के राजसी दरबार के कर्मचारियों की याद दिलाती थी। ये गाड़ी अपनी यात्रा शुरू करती थी दिल्ली सराय रोहिल्ला से, और इसके बाद जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, भरतपुर और आगरा में ठहराव लेते हुए अंत में दिल्ली में अपनी यात्रा पूरी करती थी, जिसमें से दिल्ली से जयपुर, पोखरण से जैसलमेर और आगरा से दिल्ली के बीच इस गाड़ी को भाप इंजनों द्वारा खींचा जाता था, और बाकी बचे मार्ग पर इसकी कमान डीजल इंजन के हाथ में हुआ करती थी। भाप इंजनों में इस गाड़ी के सबसे पसंदीदा इंजन थे बांदीकुई शेड के YG क्लास के लोको नंबर 3415 और 3438, जो कि अक्सर इस गाड़ी में दिख जाते थे, और वर्तमान समय में ये दोनों इंजन रेवाड़ी के लोको शेड में सहेजे गए हैं। 20 डिब्बों की इस गाड़ी में मेहमानों के ठहरने के लिए 12 सैलून कोच थे, जहाँ हर डिब्बे में बैठक कक्ष, शयन कक्ष और स्नानघर मौजूद था। हर एक सैलून डिब्बे में एक सैलून कैप्टन और एक खिदमतगार 24 घंटे मेहमानों की सेवा में तैयार रहते थे। भोजन के लिए गाड़ी में 2 भोजनयान थे, एक थी रेस्टोरेंट एनेक्स और दूसरी थी डाइनिंग कार। इनमें से रेस्टोरेंट एनेक्स बना था पुराने डिब्बे में, जिनमें आधी रसोई और आधा भोजन कक्ष हुआ करता था, और डाइनिंग कार नए ICF कोच में बनी थी, जो कि पूरी तरह से एक भोजनयान ही था, जहां पारंपरिक भारतीय, राजस्थानी और विभिन्न विदेशी व्यंजनों का आनंद लिया जा सकता था। इसी के साथ गाड़ी में लगी थी एक लाउंज कार, जिसमें था एक बैठक कक्ष और बार, जहां मेहमान शराब पिया करते थे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया करते थे।
पूरी गाड़ी में केवल ये इकलौता डिब्बा ही वातानुकूलित यानी कि एयर कंडीशन था और इसके अलावा सभी डिब्बे नॉन एसी थे। इन सभी के अलावा गाड़ी में एक पुस्तकालय और हस्तशिल्प यानी कि हैंडीक्राफ्ट की दुकान भी थी, जहां से मेहमान अपने लिए कई सारे उपहार खरीद सकते थे। इन सभी राजसी सुविधाओं का आनंद लेते हुए खिड़की से बाहर बदलते नजारों को देखना इसे कभी ना भूलने वाला अनुभव बना देता था। दिल्ली से चलते हुए लहलहाते खेत खलियान, उदयपुर के पहाड़, गौरम घाट से होता सूर्यास्त और सुबह आंख खोलते ही जैसलमेर के रेगिस्तान के दर्शन। वाकई ये गाड़ी यात्रियों को किसी और ही दुनिया में पहुंचा देती थी। ये गाड़ी अपनी अधिकतर यात्रा रात में पूरी किया करती थी और दिन में अपने ठहराव पर रुकती थी, जहां ढोल नगाड़ों और राजस्थानी पारंपरिक तरीके से स्टेशन पर यात्रियों का स्वागत किया जाता था। और यहाँ से यात्री बस में बैठकर विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन करके शाम को फिर से इसी गाड़ी में बैठकर अपनी आगे की यात्रा जारी रखते थे। 13 दिन की इस पूरी यात्रा का किराया 8,225 रुपए प्रति व्यक्ति हुआ करता था। गाड़ी तो बनकर तैयार थी, लेकिन अब असली चुनौती थी इसे दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना। साल 1982 में भारतीय रेलवे के फाइनेंशियल कमिश्नर एवी पॉलोस के नेतृत्व में आरटीडीसी और रेलवे अधिकारियों की एक टीम लंदन पहुंची और यहाँ उनकी भेंट ब्रिटेन के 5 प्रमुख पर्यटक संचालकों से हुई, जो कि पर्यटकों के भारत भ्रमण का पैकेज बनाते थे। इन संचालकों ने अपनी मार्केटिंग और मैगजीन के दम पर इस गाड़ी को प्रसिद्ध कर दिया और सैलानियों को भी ये गाड़ी काफी पसंद आई। अब समय आ चुका था उस ऐतिहासिक दिन का जब ये गाड़ी अपनी पहली यात्रा पर जाने वाली थी। दिनांक थी 1 अक्टूबर 1982, जब अपने चमकते डिब्बों को लेकर ये गाड़ी दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन पर पहुंची और देखने वाले सभी लोग इस गाड़ी की भव्यता में खो गए। हालांकि ये गाड़ी 26 जनवरी के दिन पहले ही चलाई जा चुकी थी, लेकिन वो केवल एक प्रमोशनल ट्रिप थी। लेकिन आज ये गाड़ी अपने पहले यात्रियों को लेकर चलने वाली थी। अपनी पहली यात्रा पर ही इस गाड़ी ने हाउसफुल का बोर्ड टांग दिया और पूरी की पूरी गाड़ी जापानी पर्यटकों द्वारा आरक्षित कर ली गई थी। इसी के साथ इंजन ने अपनी सीटी देकर चलने की घोषणा की और जैसे ही गाड़ी का पहिया आगे बढ़ा, समय का पहिया पीछे घूम गया और पर्यटक राजा महाराजाओं की विलासिता के दौर में पहुंच गए। पहले से ऑन व्हील्स का ये आगाज इतना ज्यादा शानदार था कि पहली ही यात्रा में इसने सफलता के झंडे गाड़ दिए। सैलानियों के बीच इस गाड़ी की दीवानगी इस तरह बढ़ी कि इसने अपने पहले ही सीजन में 61 लाख रुपए की कमाई कर डाली, जो कि उस दौर के लिए एक जादुई आंकड़ा था। लोकप्रियता का आलम ये था कि दुनिया भर की मीडिया में इसकी तुलना यूरोप की मशहूर ओरिएंट एक्सप्रेस से होने लगी। अभी इस गाड़ी को चले कुछ वर्ष ही हुए थे कि वर्ष 1987 में इसने PATA गोल्ड अवार्ड यानी कि पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन का सुनहरा पुरस्कार जीत कर दिखाया। इस आयोजन के बाद इसकी प्रसिद्धि और भी ज्यादा बढ़ गई और इसकी सफलता का पैमाना बढ़ता चला गया। लेकिन सफलता के आसमान को छूती इस गाड़ी के पीछे एक ऐसा संघर्ष चल रहा था जिसे बाहर की दुनिया नहीं देख पा रही थी। ये पुराने शाही डिब्बे अपनी उम्र बहुत पहले ही पूरी कर चुके थे। ये तो अजमेर वर्कशॉप के उन गुमनाम कारीगरों की प्रतिभा थी जिन्होंने लकड़ी के इन नाजुक ढांचों को पटरियों पर दौड़ने लायक बनाए रखा। हर साल ऑफ सीजन में इन डिब्बों की भारी मरम्मत की जाती थी, लेकिन समय को कोई नहीं रोक सकता और अब इन डिब्बों का भी समय आ चुका था। 90 के दशक की शुरुआत होते होते रेलवे का वो डर वास्तविकता में बदलने लगा जिनका उन्हें अंदेशा था। यात्रा के दौरान डिब्बों में होने वाला भारी कंपन और असुरक्षित ढंग से डिब्बों के हिलने की शिकायतें बढ़ने लगी। जो डिब्बे कभी सुकून का एहसास दिया करते थे, अब वो उम्र के बोझ तले कराने लगे। आखिरकार वर्ष 1992 में एक युग का अंत हुआ जब रेलवे ने इन पुराने अमूल्य डिब्बों को हमेशा के लिए इस गाड़ी से हटा दिया और इनकी जगह ले ली ICF स्टील के डिब्बों ने। बाहर से देखने पर इसका नाम और रंग रूप तो वही था, लेकिन अंदर से ये गाड़ी पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां पुराने डिब्बों में केवल लाउंज कार ही एयर कंडीशन थी, वहीं नए डिब्बों के साथ पूरी की पूरी गाड़ी को ही एयर कंडीशन बना दिया गया था और हर डिब्बे का नाम अब राजस्थान की ऐतिहासिक रियासतों के नाम पर रख दिया गया। भव्यता के मामले में ये ट्रेन पहले से भी ज्यादा शानदार थी और अब हर सैलून डिब्बे में 4 बड़े बेडरूम थे जिनमें अटैच बाथरूम था। खिदमतगारों की संख्या भी बढ़ा दी गई और अब हर डिब्बे की जिम्मेदारी एक सैलून कैप्टन और 2 खिदमतगारों के कंधों पर थी। पुरानी गाड़ी जहां 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाती थी, वहीं नई गाड़ी इस रफ्तार से तेज आसानी से चल सकती थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये नया सफर पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक और आलीशान था, लेकिन इस गाड़ी की आत्मा उन्हीं पुराने डिब्बों के साथ ही जा चुकी थी। नए ICF डिब्बों के साथ शुरू हुई इस गाड़ी को अभी केवल 3 साल ही बीते थे कि भारतीय रेलवेज में आमान परिवर्तन की आंधी आ गई।
राजस्थान के मुख्य रूटों को ब्रॉड गेज में बदलने का काम शुरू हो चुका था। परिणाम स्वरूप मीटर गेज पर चलने वाली पैलेस ऑन व्हील्स का पहिया थम गया और इसे आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। इसके नए डिब्बों को बनाने में करोड़ों रुपयों का खर्च आया था, जिन्हें रेलवे ऐसे ही व्यर्थ नहीं होने देना चाहती थी। रेलवे ने इन डिब्बों को उपयोग में लेने की संभावनाओं को खोजना शुरू कर दिया और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए TCGL यानी कि टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड से हाथ मिला लिया और गुजरात राज्य में पर्यटन बढ़ाने के लिए एक नई पर्यटक गाड़ी चलाने की योजना बनाई गई। अजमेर वर्कशॉप में एक बार फिर हलचल मची। पैलेस ऑन व्हील्स के डिब्बों को अब गहरे नीले और सुनहरे रंग की लिवरी से रंग दिया गया। इसी के साथ इसके इंटीरियर में भी थोड़े बहुत बदलाव किए गए। इन छोटे छोटे बदलावों से जन्म होता है द रॉयल ओरिएंट का। इस गाड़ी का सफर शुरू होता था दिल्ली छावनी स्टेशन से। अपनी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस गाड़ी को दिल्ली से रेवाड़ी तक उन्हीं 2 YG क्लास के लोकोमोटिव द्वारा खींचा जाता था और इसी उद्देश्य से इन दोनों लोकोमोटिव्स को बांदीकुई शेड से रेवाड़ी लोको शेड लाया गया था। दिल्ली से उदयपुर तक का रास्ता तो वही था जिस पर पैलेस ऑन व्हील्स चला करती थी, लेकिन उदयपुर पहुंचकर कहानी बदल जाती थी। जहां पैलेस ऑन व्हील्स फिर से जैसलमेर की ओर मुड़ जाती थी, वहीं रॉयल ओरिएंट कदम बढ़ाती थी गुजरात की सीमाओं में, जहां ये यात्रियों को महसाणा, अहमदाबाद और सरखेज के रास्ते सासनगिर के जंगलों, पालीताना के मंदिरों और वेरावल के तटों तक ले जाती थी। सितंबर से अप्रैल महीने के बीच चलने वाली ये गाड़ी अपनी यात्रा 8 दिनों में पूरी करती थी, जिसका किराया 14,960 रुपए प्रति व्यक्ति हुआ करता था। सभी सुविधाओं और पैलेस ऑन व्हील्स जैसी प्रख्यात गाड़ी से नाता होने के बावजूद ये गाड़ी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और पहले ही सीजन में इस गाड़ी की यात्रियों की संख्या में 15% की गिरावट देखी गई। ये गाड़ी केवल उन चंद यात्रियों के भरोसे चल रही थी जिन्होंने या तो इसे पसंद किया या फिर वे पुराने पैलेस ऑन व्हील्स को याद करना चाहते थे। साल 2001 के गुजरात भूकंप के बाद इस गाड़ी को कुछ वर्षों के लिए बंद भी करना पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद ये फिर से पटरियों पर लौट आई। जैसे जैसे भारत में मीटर गेज का जाल समाप्त हो रहा था, वैसे वैसे ही इस गाड़ी की प्रसिद्धि भी धीरे धीरे बढ़ने लगी और साल 2005 में इसके यात्रियों में 25% की बढ़ोतरी देखी गई और अब धीरे धीरे ये गाड़ी भी लोगों को पसंद आने लगी। लेकिन वर्ष 2007 में आमान परिवर्तन की गाज इस गाड़ी पर भी गिरी और द रॉयल ओरिएंट के पहिए हमेशा के लिए थम गए। इस गाड़ी के बंद हो जाने के बाद रेलवे ने इन डिब्बों को बचाने का एक अंतिम प्रयास और किया। उन्हीं नीले डिब्बों के साथ एक नई गाड़ी का जन्म हुआ जिसका नाम था हेरिटेज ऑन व्हील्स, जिसका रंग और इंटीरियर तो वही पुराना था, केवल नाम बदल दिया गया था। लेकिन इस बार का सफर छोटा और अधिक गहरा था। ये गाड़ी अब सीजन के भरोसे नहीं थी। ये हर मंगलवार और शुक्रवार को जयपुर से अपनी 3 रातों और 4 दिनों की यात्रा पर निकलती थी। ये यात्रा यात्रियों को राजस्थान के उन कोनों में ले जाती थी जहाँ समय ठहर सा गया था। बीकानेर की भव्यता, ताल छापर के कृष्ण मृग और शेखावाटी के रामगढ़ व नवलगढ़ की ऐतिहासिक हवेलियां। 12,500 रुपए के किराए में सैलानी राजस्थान की असली ग्रामीण संस्कृति और विरासत को करीब से महसूस करते थे। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। ये कोशिश केवल 1 साल ही चल सकी और वर्ष 2009 में आमान परिवर्तन का अंतिम प्रहार हुआ और मीटर गेज की अंतिम टूरिस्ट गाड़ी का भी हमेशा के लिए अंत हो गया। रेलवे के पास अब इन डिब्बों को बचाने का कोई भी उपाय नहीं बचा था। इनमें से एक डिब्बे को गोरखपुर के स्थानीय रेल संग्रहालय में पैलेस ऑन व्हील्स का रंग रूप देकर सहेजा गया है और 2 डिब्बों को उसी नीले रंग रूप में काचेगुड़ा स्टेशन के बाहर खड़ा कर दिया गया है और बाकी बचे सभी डिब्बों को कबाड़ में दे दिया गया। लेकिन पैलेस ऑन व्हील्स के ओरिजिनल सैलून डिब्बों का क्या हुआ? क्या वो कहीं गायब हो गए या हमारी आंखों के सामने ही दम तोड़ रहे हैं? वर्ष 1992 में सेवा से हटने के बाद उनमें से अधिकांश डिब्बों का कोई सुराग नहीं मिला। संभवतः उन्हें कबाड़ के हवाले कर दिया गया हो। लेकिन इनमें से 9 डिब्बों को दिल्ली के राष्ट्रीय रेल संग्रहालय के बाहर एक अस्थायी पटरी पर खड़ा कर दिया गया था। रेलवे की योजना थी कि इन डिब्बों को निजी प्रतिष्ठानों को बेच दिया जाए, जो इन्हें होटल या फिर रेस्टोरेंट में बदल देते। लेकिन इन डिब्बों के ढांचे तक का रखरखाव इतना महंगा था कि इन्हें किसी ने भी नहीं खरीदा, जिसके चलते ना तो ये डिब्बे संग्रहालय के अंदर जगह बना पाए और ना ही बाहर बिक पाए और आज 34 वर्षों के बाद भी ये डिब्बे यहीं खड़े खड़े सड़ रहे हैं।
एक अनुमान की माने तो इनमें से हर एक डिब्बे को जीवित करने के लिए 10 से 20 करोड़ रुपए तक की लागत आ सकती है, जिसका मतलब है यहाँ खड़े सभी डिब्बों को पुनर्जन्म देने में रेलवे की जेब से 100 करोड़ रुपए तक भी खर्च हो सकते हैं, जो कोई छोटी रकम नहीं है। परिणाम स्वरूप यहाँ पड़े पड़े सड़ते रहना अब इन डिब्बों की नियति बन चुका है, और जैसी इन डिब्बों की हालत है, आने वाले कुछ वर्षों में ये डिब्बे संभवतः पूरी तरह से नष्ट हो जाए और हमें दिखाई भी ना दें। लेकिन सभी डिब्बों का भाग्य भी एक जैसा नहीं था। इन नष्ट होते डिब्बों में से जोधपुर सैलून को गुरुग्राम के एक निजी संग्रहालय द्वारा खरीद लिया गया और इसका जीर्णोद्धार करके इसे नया जीवन दान भी दे दिया गया। वर्तमान में जहां इस डिब्बे के बाकी साथी दिल्ली में अपने अंतिम दिन गिन रहे हैं, वहीं ये डिब्बा गुरुग्राम के हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम में अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा है, जहां सैलानी इसे करीब से देख सकते हैं। अब करते हैं ब्रॉडगेज का रुख और चलते हैं समय में पीछे। तो 4 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद साल 1999 में पैलेस ऑन व्हील्स अपने ब्रॉडगेज अवतार में फिर से वापसी करती है, और अब ये गाड़ी पहले से भी ज्यादा भव्य और बड़ी बन चुकी थी। ICF चेन्नई ने इन डिब्बों को विशेष रूप से बनाया था, जहां इनकी खिड़कियां बड़ी बनाई गई थी ताकि पर्यटक बाहर के नजारों का अच्छे से आनंद ले पाएं, और इसी के साथ इन्हें दिखने में भी पुराने सैलून डिब्बों जैसा ही बनाया गया था। बाहर से इस गाड़ी ने अपने पारंपरिक क्रीम रंग को बरकरार रखते हुए अंदर से इसने और भी अधिक भव्यता की चादर ओढ़ ली थी। अब डिब्बों का आकार बड़ा था, जिसमें ज्यादा जगह और आराम था। इसी के साथ पारंपरिक राजस्थानी नक्काशी और साज सज्जा इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। जब ये गाड़ी अपनी पहली यात्रा शुरू करने दिल्ली छावनी स्टेशन पर पहुंची, तब लोगों की उत्सुकता का कोई ठिकाना नहीं था। एक बार फिर से इसके डिब्बे भारत के सबसे सुंदर डिब्बे बन गए थे, जिन्हें खींच रहा था इस गाड़ी के ही रंग में रंगा तुगलकाबाद शेड का WDM-2, जो इसकी शोभा और अधिक बढ़ा रहा था। एक बार फिर इतिहास ने खुद को दोहराया और पैलेस ऑन व्हील्स फिर से पर्यटकों के दिलों पर राज करने लगी। इस गाड़ी की अपार सफलता को देखते हुए अब भारत के विभिन्न राज्यों में भी पैलेस ऑन व्हील्स जैसी गाड़ी चलाने की मांग उठने लगी, और अब वो समय शुरू होने वाला था जब भारतीय रेलवे की पटरियों पर कई सारी शाही गाड़ियां भी उतरने वाली थी। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए साल 1997 में फेरी क्वीन एक्सप्रेस को दिल्ली से अलवर के बीच शुरू किया गया, जिसे फेरी क्वीन नामक भाप इंजन खींचा करती थी। इसके बाद साल 2002 में एक शाही गाड़ी नागपुर से जबलपुर के बीच सतपुड़ा रेलवे की नैरो गेज पर चलाई गई थी, जो ज्यादा सफल नहीं हो पाई। साल 2004 में महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या फिर MTDC ने डेक्कन ओडिसी को पटरियों पर उतारा, जो कि महाराष्ट्र के साथ गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की भी कुछ जगहों का दर्शन करवाती थी। साल 2008 में KSTDC यानी कि कर्नाटक स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी आगे आया और द गोल्डन चैरियट को शुरू किया गया, जो कि कर्नाटक समेत केरलम, गोवा और तमिलनाडु के भी दर्शन करवाया करती थी। और अंततः साल 2010 में IRCTC ने लंबे रूट के लिए महाराजाज एक्सप्रेस को पटरियों पर उतारा, जिसने विलासिता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और दुनिया की सबसे बेहतरीन आलीशान गाड़ी के रूप में 4 बार 7 स्टार लग्जरी हॉस्पिटैलिटी अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया। लेकिन इसी बीच असली चुनौती आई साल 2009 में, जब राजस्थान ने ही पैलेस ऑन व्हील्स की जुड़वा बहन रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स को पटरियों पर उतारा। इन दोनों गाड़ियों का मार्ग भी एक ही था और रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स तो खजुराहो और वाराणसी तक भी जाती थी। धीरे धीरे इस नई गाड़ी की चमक ने पैलेस ऑन व्हील्स के अस्तित्व को धुंधला करना शुरू कर दिया, और अब पैलेस ऑन व्हील्स में धीरे धीरे यात्रियों की संख्या भी घटने लगी। इन दोनों गाड़ियों की प्रतिस्पर्धा का लाभ महाराजाज एक्सप्रेस को भरपूर मिला और महाराजाज एक्सप्रेस भारत की सबसे पसंदीदा पर्यटक गाड़ी बन गई। यहाँ पैलेस ऑन व्हील्स धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो रही थी और इसी बीच इसके डिब्बों की भी अवधि समाप्त होने जा रही थी। साल 2017 में इसके डिब्बों की आयु पूरी हो गई और इसमें यात्रा करने वालों की संख्या भी केवल नाम मात्र की रह गई। अब तो इसके कर्मचारियों को भी विश्वास हो चुका था कि ये पैलेस ऑन व्हील्स का अंतिम सीजन है और इसके बाद इस गाड़ी के पहिए हमेशा के लिए थम जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इसके किराए में भारी गिरावट की गई, ताकि जो आम नागरिक इस गाड़ी को केवल बाहर से देखा करते थे, कम से कम इसके अंतिम यात्रा में अपनी इच्छा पूरी कर पाएं। जिस गाड़ी का एक दिन का किराया 1.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति हुआ करता था, अब वो मात्र 30,000 रुपए हो चुका था। लेकिन सीजन के अंत में पूरी कहानी ही पलट गई, जब रेलवे ने रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स को डिसकंटिन्यू करके उसके नए नवेले डिब्बे पैलेस ऑन व्हील्स में लगा दिए, जिससे अब ये और भी ज्यादा आलीशान बन चुकी थी। धीरे धीरे अपने सफर को तय करते हुए आखिरकार वर्ष 2024 में इसने दुनिया की नंबर 1 बेस्ट ट्रेन ट्रिप का पुरस्कार
पुरस्कार जीतकर महाराजाज एक्सप्रेस से अपना ताज वापस छीन लिया और फिर से अपनी सत्ता स्थापित कर ली। वर्तमान समय की पैलेस ऑन व्हील्स 8 दिन और 7 रातों का पैकेज देती है, जिसमें यात्रियों के लिए अलग अलग श्रेणी के कमरे हैं। इनमें डबल ऑक्यूपेंसी डीलक्स कैबिन का किराया 6,29,000 रूपए प्रति व्यक्ति है, तो वहीं सिंगल डीलक्स कैबिन का किराया 9,68,000 रूपए प्रति व्यक्ति है। इसी की तरह सुपर डीलक्स कैबिन का किराया 16,12,000, स्वीट का किराया 17,80,000 और प्रेसिडेंशियल स्वीट का किराया 22,80,000 रूपए प्रति व्यक्ति है, जिसमें यात्री को फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री, ट्रैवल इंश्योरेंस और दरकार पड़ने पर डॉक्टरी सुविधा भी गाड़ी में ही उपलब्ध करवा दी जाती है। इसके साथ गाड़ी में भोजन करने के लिए महाराजा और महारानी रेस्टोरेंट, समय व्यतीत करने या फिर मनोरंजक खेल खेलने के लिए लाउंज कार, शराब के शौकीनों के लिए बार और दिन भर की थकान उतारने के लिए एक स्पा भी मौजूद है। आज भारतीय रेलवे की पटरियों पर कई आलीशान गाड़ियां हैं जो शायद और भी बेहतर सुविधाएं दें, लेकिन वे इस गाड़ी के आभामंडल और ऐतिहासिक मूल्यों की बराबरी कभी नहीं कर सकती। वर्ष 2026 में ये गाड़ी अपने 44 वर्ष पूरे कर चुकी है और आने वाले कई वर्षों तक इसका सफर इसी तरह जारी रहेगा। इसी आशा के साथ समाप्त करते हैं आज की चर्चा को। क्या आपने कभी मीटर गेज के पैलेस ऑन व्हील्स की कहानियां सुनी हैं? अगर सुनी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की रेलवे से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।